नमस्कार दोस्तों, में आपका स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं 31 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आखिरकार उत्तर प्रदेश में मायावती होंगी टीम इंडिया का हिस्सा। बड़ी अपडेट निकल के आई है, कांग्रेस पार्टी ने कल दिल्ली में बड़ी बैठक की है। यूपी में सीटें बंटवारे को लेकर के मायावती के लिए भी छोड़ा है। बताएंगे क्या कांग्रेस ने मायावती के लिए की अपील। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान में 22 मंत्रियों ने ली शपथ। मंत्री बंटवारे के बाद कांग्रेस में फूट होती मस्ती दिखाई दे रही है। वसुंधरा खेमे के लोगों को नहीं बनाया गया मंत्री। तीसरी खबर बताएंगे, साक्षी मलिक बजरंग पुनिया के बाद अब विनेश फोगाट का बड़ा फैसला, लौटाया खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार। बताएंगे कैसे कर्तव्य पथ पर छोड़कर चलाया, पुलिस ने पीएमओ जाने से रोका। तो चौथी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां अयोध्या में इकबाल अंसारी ने भी पीएम मोदी पर फूल बरसाते नजर आए। मुसलमानों ने लिया उनको घेरे में, ये भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी अपडेट निकल के आई है, मुस्लिम देश फेल, अब मोदी कराएं जंग खत्म। खुद को कहते हैं विश्वगुरु। भारत के मुसलमानों ने जंग खत्म कराने को लेकर क्या अपील की, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी है। जहां सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, रूसी हथियारों से हमास इजराइल के सैनिकों को उतार रहा मौत के घाट। इजराइल ने कहा रशिया ने दिया हथियार अमेरिका को। पूरी तरीके से एक करके आपको विस्तार से सब खबरें बताएंगे। जहां अब तक कितने इस बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी से इजराइल में मची है फूट, सैनिक युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पल पल के अपडेट के लिए। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यूपी में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक हुई है और बैठक में फिलहाल निर्णय लिया गया है कि मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। मायावती के लिए भी सीट शेयरिंग की बात बन रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए, मायावती, कांग्रेस और सपा तीनों एक साथ आ जाती है, सपा बसपा और कांग्रेस, तो फिर बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है। मोदी को रथ को रोकने के लिए कल दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने बड़ी बैठक की है, जिसके बाद से कांग्रेस ने मायावती को टीम इंडिया में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने खास करके, जिसमें इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मौजूद रही, जिसमें खास करके यूपी में सीटों के बंटवारों को लेकर दिल्ली में हुई बैठक में संयोजक सदस्य अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद भी मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी के तमाम टॉप लीडर्स मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया है कि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन को भी कांग्रेस पार्टी में मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। इस बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बड़ा बयान देते हुए मायावती को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए मायावती को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और वह इंडिया। इससे देश को और उत्तर प्रदेश को बचाया जा सकता है। अगर अब की बार सीटों का बंटवारा हुआ या फिर वोटों का बंटवारा हुआ तो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर लोकतंत्र को खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दिल्ली में हुई बैठक में सीधे तौर पर बसपा को भी किसी तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाकर उनको को भी सीट शेयरिंग के मामले पर चर्चा हुई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही मची फूट, वसुंधरा राजे के लोगों को किया साइडलाइन। जी हां, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। आपको बता दें, राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। भजनलाल मंत्रिमंडल में 22 विधायकों को मंत्री बनाए गए। इसमें 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल के गठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बिना चुनाव लड़े ही बनाया गया है। टीटी श्री गंगानगर की श्रीकरणपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो 5 जनवरी को चुनाव हुआ। आपको बता दें, यहाँ देखा जाए तो 22 मंत्रियों ने शपथ ली और 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो सीधे तौर पर इसमें वसुंधरा राजे के खेमे की कमी देखने को मिली है, जिस वजह से टकराहट जो है वो बढ़ गई है। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट भी निकल के आई है, बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मेडल लौटाया, पीएमओ जा रहे विनेश फोगाट को पहले पुलिस ने रोका तो रेसलर ने कर्तव्य पद पर ही छोड़ दिया अर्जुन अवार्ड। अर्जुन और खेल रत्न दोनों अवार्ड लौटाया है साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के बाद। देश के हालात चिंताजनक हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ में जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देश के दिग्गज खिलाड़ियों की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान को लौटाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास और बजरंग पुनिया के पद्मश्री सम्मान लौटाने के ऐलान के बाद अब विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट ने
शनिवार को अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार भी लौटा दिया है। पहलवान विनेश फोगाट सम्मान को वापस लौटाने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे, लेकिन वो विजय चौक से आगे नहीं जा सकी। ऐसे में विनेश अपना मेडल छोड़कर कर्तव्य पथ पर ही रखकर चली आई। कुश्ती संघ और पहलवान के बीच जारी विवाद के बीच विनेश ने यह सम्मान लौटाने का फैसला किया। आपको बता दें, इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीतने वाली विनेश फोगाट ने 5 दिन पहले मंगलवार को अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को वापस लौटाने का ऐलान किया था। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। लगातार खेल रत्न वापसी की दौर जारी है। एक और अपडेट, अयोध्या में इकबाल अंसारी ने मोदी पर बरसाए फूल, न्योता मिला तो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, बोला उन्होंने। अयोध्या में मोदी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। पीएम के स्वागत में सड़क के दोनों किनारे बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे, जिसमें इकबाल अंसारी भी थे जो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस के पक्षकार थे। वो भी पीएम मोदी पर फूल बरसाते नजर आए और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे। हालांकि यहाँ पर उनका कहना है कि अगर हमें प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिला तो हम जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उनकी जमकर खिंचाई भी हो रही है। इसी बीच अयोध्या में आ रही फ्लाइट में जय श्री राम के नारे लगे। कहा गया कि कल पहली फ्लाइट पहुंच चुकी है अयोध्या में और भक्ति में थे यात्रियों में ज़्यादातर भाजपाई थे। जय श्री राम के नारे लगाते हनुमान चालीसा का पाठ किया। सवाल ये उठा कि अगर यहाँ पर नमाज हो जाता तो क्या ये पूरी तरीके से ये चल पाती फ्लाइट? ये फ्लाइट शायद अभी तक वहीं रुक पाती। एक और अपडेट, मुस्लिम देश फेल, अब पीएम मोदी करें जंग खत्म। इजराइल हमास युद्ध के बीच इमाम बुखारी की बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना यानी आईडीएफ के पिछले 3 महीनों से जारी है। इनमें 20,000 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। अब इस पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग को खत्म करवाने की मदद की अपील की। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश इस मामले में फेल हो चुके हैं। गाजा में जारी जंग खत्म करने के लिए पीएम मोदी से इजराइल पर कूटनीतिक दबाव डालने की गुजारिश करते हुए शुक्रवार को बुखारी ने कहा कि मुस्लिम जगत इजराइल फलस्तीन संघर्ष में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया। उन्होंने कहा है कि युद्ध से 21,300 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है और मानवीय संकट खड़ा हो गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बुखारी ने बयान में कहा है कि फलस्तीन का मसला एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग और खाड़ी सहयोग समाधान किया जाना चाहिए। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायली हेलीकॉप्टर को मार गिराया जा रहा है। इजराइल से रशिया में बने हथियारों से हमास की लड़ाई हो रही है। इजराइल से रूस में बने हथियारों से हमास लड़ रहा है। खबर निकल के आई है कि पिछले 36 से 48 घंटों में 3 से 4 हेलीकॉप्टर को हिजबुल्लाह हमास के लड़ाकों ने मार गिराया है, वो 2 अलग अलग क्षेत्रों में। इस गिराए जाने के बाद इसमें सीधे तौर पर रूसी हथियारों का इसमें माना जा रहा है कि इसे रूसी हथियारों से मार गिराया गया। और यही कारण है कि सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कताइब अल-कासम मुजाहिदीन ने इजरायली मिलिट्री स्पाई ड्रोन्स को मार गिराया गया है बेथून नार्दर्न गाजा में, और 3 इजरायली हेलीकॉप्टर और 3 कॉम्बैक्ट स्पाई ड्रोन्स को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। एक अगर देखा जाए तो 24 इजरायली एयरक्राफ्ट ड्रोन भी जो है वो शामिल है। 5 हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं, इजराइल ने खुद भी इस बात को माना है कि फिलहाल अब जो हमले हो रहे हैं वो रूसी हथियार से हो रहे हैं। या तो रूस सप्लाई कर रहा है या तो ईरान रूसी हथियारों को सप्लाई कर रहे हैं। एक रास्ता जो है वो अमेरिका और इजराइल को पूरी तरीके से भरना गए हैं। एक और अपडेट, इजरायली सेना के सबसे शक्तिशाली सैन्य निकाय गोलानी ब्रिगेड के मुख्य कमांडर का बयान। 7 अक्टूबर से अब तक गोलानी ब्रिगेड के 60 सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। इस युद्ध के खत्म होने के बाद हमें रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। पिछले 24 घंटे में हमास के लड़ाकों ने घुस करके शेख रंदावा में आईडीएफ के विशेष बलों के साथ भिड़े, जिसमें 20 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें बताया गया है कि शेख राड़वान में लगभग 20 इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर गुरिल्ला स्टाइल में हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं इस बीच आपको बता दें आईडीएफ में खास करके गोलानी ब्रिगेड के कमांडर का बयान निकल गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक केवल और केवल एक मोर्चे पर 60 इजरायली सैनिक हमारे मारे जा चुके हैं, और है गोलानी ब्रिगेड के इजरायली सेना के सबसे शक्तिशाली सैन्य ब्रिगेड की इकाई ने उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद ये झटका है। एक और अपडेट, मिसाइल के बदले मिसाइल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर प्रतिरोध के जियोलों पर भीषण अटैक, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इराक के इस्लामी प्रतिरोध के हमलों के साथ साथ समाचार स्रोतों ने पूर्वी सीरिया और उत्तरी इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों को भी सूचना दी गई है।
प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इराक के इस्लामी प्रतिरोध बलों ने सूचना दी है कि प्रतिरोध के जियालों ने दक्षिणी सीरिया के अल हस्का प्रांत के असरार्दी शहर में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमला किया है। इसके पहले इराक के प्रतिरोध समूह ने घोषणा की थी कि उसने सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा खराबुल जीर पर मिसाइलें दागी हैं। इसी तरीके से इराक के इस्लामी प्रतिरोध समूह ने भी ये बताया है कि गजा के लोगों के खिलाफ जर्मनी सरकार के आक्रामक हमलों के जवाब में इस समूह के जियालों ने उत्तरी इराक के इरबिल में मौजूद अवैध हरीर सैन्य अड्डों पर ड्रोन से हमला किया है। तो ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां हौतियों के सशस्त्र बलों ने किया बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल हमारी सेना तैयार, हम देंगे करारा जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी सामना करने को तैयार। जी हां, आपको बता दें इस समय जो है वो यमन के हौती विद्रोही अपनी सेना के साथ और कुछ नवयुवक सैनिकों को भी इसमें लेकर के वो लगातार आपको बता दें युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अब ये युद्धाभ्यास किसके लिए है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इजराइल और अमेरिका को दोनों मोर्चे पर रोकने के लिए लगातार युद्धाभ्यास जारी है। यमन के हौती विद्रोहियों के इस युद्धाभ्यास के बीच सबसे बड़ी बात यह है, ये ऐलान कर दिया गया है कि उन्होंने अब तो कह दिया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करने के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी लड़ने की तैयारी जो है वो उन्होंने तेज कर दी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, इजरायली सेना के पास हमास के हमले का नहीं था कोई जवाब, मुकाबला करने की योजना का भी था भाव। रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा, जी हां, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया और इस दौरान इजरायली सेना कम संख्या में और स्थिति से बाहर थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना इतने खराब ढंग से संगठित थी कि सैनिक अचानक व्हाट्सएप ग्रुपों में संवाद करते थे और टारगेट जानकारी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर निर्भर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडो लेवल की ब्रीफ युद्ध के लिए हथियारों से लैस होकर जंग में उतरे। लक्ष्य चुनने के लिए हेलीकॉप्टर पायलटों को समाचार रिपोर्ट्स और टेलीग्राम चैनलों को देखने का आदेश दे दिया गया। तो सीधे तौर पर समाचार रिपोर्ट्स में वर्तमान और पूर्व सैन्य कर्मियों का भी इंटरव्यू लिया गया, जहां इसमें यह भी पाया गया कि इजरायली सेना के पास हमास के किसी महत्वपूर्ण हमले के लिए कोई प्रतिक्रिया योजना या प्रशिक्षण नहीं था। सैनिकों ने इसे उस दिन चलने वाले को पूरा कर लिया गया है। तो ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान अल कासम लड़ाकों ने अल दराज और अल टूफान क्षेत्रों में 20 IDF वाहनों को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की। सिर्फ इन 2 दिन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त इजरायली वाहनों की संख्या 72 पहुंच चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें लगातार अटैक कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि ताबड़तोड़ नुकसान जो इजरायली सैनिकों को हो रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, हालांकि 21,500 लोगों की मौत हो गई और पिछले 24 घंटे में इलाज जो है वो हमास और इजराइल में खूनी जंग हुआ है, लेकिन अभी भी इलाज के लिए जो है 56,000 से ज़्यादा लोग जो है वो भटक रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां गाजा में संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरे को लेकर WHO ने जाहिर की चिंता, कहा बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित। जी हां, आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 21,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम ग्रेबेस ने शुक्रवार को कहा है कि वो गाजा पट्टी में संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरे को लेकर के बहुत चिंतित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गाजा के दक्षिणी हिस्से में बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ परिवारों को कई बार एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है और कई लोगों को भीड़भाड़ वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में शरण लेनी पड़ी है। उन्होंने आगे कहा है कि गजा पट्टी में संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरे को लेकर मैं और मेरे WHO सहयोगी बहुत चिंतित हैं। टेड्रोस ने कहा कि अक्टूबर के मध्य से लेकर दिसंबर के मध्य तक आश्रय स्थलों में रहने वाले लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। एक और खबर, इजरायली डिफेंस फोर्सेज में सेवा देने से किशोर ने किया इनकार, 30 दिनों की सैन्य जेल में डाला। दरअसल आपको बता दें इजरायली सेना में लोग अब जाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सीज फायर हो जाना है चाहिए तो जानबूझकर देश में युद्ध को बढ़ाया जा रहा है और युद्ध का कोई हल नहीं है। मरे इधर से या उधर से, ये बात मानवता के लिए खराब है। इस बीच युवाओं ने कहा है कि इजरायली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के लिए इस देश को युद्ध में झोंक दिया है, जिसके बाद से आनन फानन में फिलहाल इजरायली PM ने आदेश दिया और फिर उस युवक को 30 दिनों की कठोर कारावास सुनाई गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये सेना का अपमान करने के लिए किया गया है, जबकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करना ये कभी कभी तानाशाही की तरफ भी देश बढ़ने लगता है। कैसे लगी अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दर्ज कर दिया। अपनी अपील में साउथ अफ्रीका ने कहा है कि इजराइल पैलेस्टाइन में नरसंहार कर रहा है और उसने जेनोसाइड कन्वेंशन जिसका इजराइल मेंबर है को वायलेट किया है। जी हाँ, आपको बता दें जेनोसाइड कन्वेंशन का उन्होंने सीधे तौर पर वायलेशन किया है और ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में केस दर्ज कर लिया। और अपनी अपील में SA ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीन को में नरसंहार कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है।